आज मैं आपको किस्से बताने वाली हूँ। 2 किस्से मेरे पास किसी साधक ने दिए हैं। मेरी जान-पहचान में एक साधक हैं, काफ़ी नामी-गिरामी हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने 2 इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करे थे और एक इंसिडेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, वो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साधक हैं, नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते, तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनकी पहुँच है और काली माँ के बहुत बड़े साधक हैं। तो उनके पास कुछ ऐसी सिद्धियाँ हैं जो एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों से ज़्यादा हैं। तो कुछ ऐसे केसेस भी उनके पास आते हैं जो बाकी के लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो अभी फ़िलहाल में 1-2 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने एक किस्सा मेरे साथ शेयर किया था जो कि उत्तर प्रदेश का ही था। वहाँ पे एक हवेली थी। तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो वहाँ पे एक हवेली है और वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए लोग थे। 16-17 लोगों का एक परिवार रहता था। उनका उन्होंने किस्सा मेरे साथ शेयर किया था। तो था क्या कि वहाँ पे एक वो फैमिली में ना जॉइंट फैमिली थी वो बेसिकली। तो उनके दादा-दादी, उनके 3 लड़के, उनकी बहुएँ और उनके बच्चे, इस तरीके से था। तो काफ़ी साल हो गए थे, वो लोग वहीं पे रहते थे। अब हुआ क्या कि क्योंकि उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे और गाँव में उतनी ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, शहर शिफ्ट हो जाते हैं। शहर में जाके हमें थोड़ा अच्छा एजुकेशन का बच्चों के लिए स्कोप मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इतनी बड़ी हवेली है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। साइड बाय साइड हवेली के लिए भी हम कुछ देख लेंगे कि हवेली की भी देख-रेख होती रहे या केयरटेकर रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई तो शिफ्ट हो जाते हैं, अब इनके दिमाग में यही था कि हवेली का क्या करना है। तब जो दादा-दादी हैं वो बोलते हैं कि हवेली यूज़ में आती रहेगी तो हम एक काम करते हैं, हम जितने भी वहाँ के जो ज़मींदार वगैरह जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन होगा, शादी-ब्याह कुछ भी ऐसा बड़ा फंक्शन होगा, तो आप हमारी हवेली ले सकते हो, मतलब आप हमारी हवेली में करते रहना। तो इसके हिसाब से उनकी हवेली भी यूज़ होती रहेगी, ये सब चीज़ें ऐसी रही। तो इन्होंने ऐसी खबर वहाँ पे पहुँचा दी। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट होनी शुरू हो गई, जितने भी लोगों की शादी-ब्याह इस तरीके की चीज़ें होती थी, वहाँ पे उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब देखते हैं कि कुछ टाइम बीतता है, 4-5 महीने बीतते हैं, लोग आए दिन कोई ना कोई किसी की शादी हो रही है, कभी किसी के अलग-अलग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बच्चों के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। अब उनके पास एक न्यूज़ पहुँचती है कि अभी जो रिसेंटली शादी हुई थी, वहाँ हवेली में जिसका फंक्शन था, जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, सिलेंडर फटा था और वो जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, वो ऑन द स्पॉट मर गया था। इनको ये न्यूज़ पता चली। तो इन्होंने क्या किया, वही उसको जो सहानुभूति वगैरह थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंपनसेशन भी दे दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ है, तो ऐसा-ऐसा करा। अब क्या हुआ, इन्होंने वो चीज़ जारी होती गई, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जैसे ही कुछ टाइम बीता, 1-2 महीने और बीते, अब वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि जो भी मेन लोग होते थे, जिनका भी जो मेन ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, उनके साथ हादसे होते थे, बाकी के लोगों को कुछ नहीं होता था। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट, जो साधक थे उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि एक इंसान वहाँ पे और था जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी। ये सिलेंडर वाले केस के बाद हुआ। बाद में हुआ था और हो सिर्फ़ उन्हीं के साथ रहा था जो कि मेन ओनर्स थे, जो कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाते थे। और कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि जैसे किसी के साथ जैसे डेथ नहीं हुई तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फंक्शन खत्म करते वक़्त जैसे वो वापस लौट रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो हो रही थी ये सिर्फ़ मेन लोगों के साथ हो रही थी। अब इन्हें पता चलती है और इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ अजीब भी लगती है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं होता और सिर्फ़ इन्हें होता है। तो साधक ने भी जब ये बात सुनी थी, इनको भी थोड़ा अजीब-सा लगा था। तो अब क्या हुआ था कि जो चीज़ें इधर हो रही थी, कुछ न कुछ इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो इनकी फैमिली पे भी पड़ने लग गए मुंबई थे, में। मुंबई में। हुआ क्या कि जो इनका जो बड़ा बेटा था और उसकी जो बेटी थी, वो 6-7 साल की रही होगी लगभग। इसकी बेटी की ना धीरे-धीरे तबीयत खराब होती चली गई। तब इसकी बेटी, जो साधक बताए थे ना, उन्होंने मेरे को बाकायदा फ़ोटो दिखाए थे। तो वो लड़की के ना हाथ-पैरों पे ना वो इतना ज़ोर से काटती थी, उसके बाकायदा मेरे को उन्होंने फ़ोटो शेयर करे थे। अपने आप को बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसने काटना शुरू कर दिया, उसकी पूरी बॉडी पे उसके काटने के निशान थे। अच्छा, वो खुद ही काटती खुद ही काटती थी और बहुत एग्रेसिव तरीके से काटती थी अपने आप को। तो शुरू में तो किसी को समझ नहीं आता था, शुरू में ये डॉक्टर्स को दिखाते थे, क्योंकि वो शहर के डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि हो सकता है बच्चे को आप ज़्यादा स्क्रीन दे रहे हो या बच्चे को आप ज़्यादा शुगर दे रहे हो। ये चीज़ें हो सकती है जो बच्चे को अंदर से स्पाइक करती हैं और बच्चा ओवर ये सब चीज़ें कर रहा है। ऐसे-ऐसे करा, 2-3 महीने बच्ची को उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स पे रखा, दवाई देना, थोड़ा ज़्यादा सुलाना, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक चीज़ और बताई थी साधक ने ये कि जैसे ही वो बच्ची
रात को उठती थी ना, तो वो अपने बालों को नोचती थी और मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। वो फ़ोटो में ऐसा है कि उस बच्ची के सर पे किसी-किसी जगह पे बाल नहीं है। वो अपने बालों को नोचती थी, पूरा जड़ से खींच लेती थी। इतना तेज? हाँ, इतना तेज़। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी बाद में। तो उसके सर पे ना बहुत सारी जगह पे बाल नहीं थे, वो अपने आप को खींचती थी। एक चीज़ उसके साथ और शुरू हो गई थी, घर में जितने कीड़े-मकोड़े थे, जैसे अगर उसे कहीं कॉकरोच दिख गया या उसे कहीं चूहा दिख गया, तो वो उनको पकड़ लेती थी और मतलब खाने की कोशिश करती थी। अब ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तब उसके दादा-दादी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ रहे थे कि ये वाली चीज़ें भी नॉर्मल नहीं है। इसके साथ ही साथ उसके पापा की भी धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती गई। अब वहाँ पे जितने भी जो शादी-ब्याह, अब क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग आते नहीं थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इनके साथ चीज़ें होती जा रही हैं। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ टाइम के लिए तो बुकिंग्स बंद कर दिया था कि आप एक काम करो, अभी कुछ मत करो। लेकिन एक फैमिली और थी, उसने इनसे हाथ-पैर जोड़े थे कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो आप अपनी जगह दे दो हमें। तो इन्होंने वहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। वहाँ उनके साथ हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि पूरी शादी के ना हमें आस-पास में जहाँ हमने टेंट लगाया था, वहाँ एक बच्चा रोता हुआ घूम रहा था। एक बच्चा दिखाई देता था और ये चीज़ इन्होंने साधक को भी बताई थी और ये चीज़ जितने भी गाँव में जितने भी फंक्शंस लोगों ने करे हैं, ये चीज़ वो इसके दादा-दादी को कॉल करके भी बताते थे कि हमें इस लोकेशन में ना जहाँ पे भी होता है बच्चा दिखता है। और एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि जो लोग सर्वाइव कर गए, जो लोग बच गए, उन्होंने ये बताया कि जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के आगे आ गया था और उसने ये बोला था कि अगर ये बच्चा मुझे धक्का नहीं देता, तो मैं नहीं गिरता। अच्छा। तो उनको कोई बच्चा दिखता था। ये चीज़ इन्होंने बताई। अब वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं इनकी अपनी ही फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। अब धीरे-धीरे करके इन्होंने देखा कि इनको ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि कहीं न कहीं एक इनकम सोर्स जो इनका था हवेली वाला, वो इनका बंद हो गया था और शहर में इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी। एक लिमिटेड ही जो ये जॉब करते थे इनके बेटे-वेटे, एक लिमिटेड सैलरी थी। अब इसके पापा की जो थी ना तबीयत खराब में होता क्या था, इसके पापा को ना अचानक से साँस चढ़ जाती थी। साँस चढ़ जाती थी। एक बार इन्होंने इंसिडेंट बताया था, एक वीडियो भी था, सादिक ने मेरे को दिखाया था कि इसके पापा को ना उसकी वाइफ़ बना रही थी वीडियो। उसके पापा ना बैठे-बैठे बहुत तेज़ उसको साँस चढ़नी शुरू हो गई। अब इतनी ज़्यादा वो मतलब ऐसे हो गया था ना कि जितने भी फैमिली के लोग थे ना, उन्होंने हाथ-पैर मलने शुरू कर दिए, पीठ मलनी शुरू कर दी। बट उनको ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से वो एकदम ऐसा हो रहा था कि उनको साँस नहीं आ रही। बहुत रेस्टलेसनेस हो रही थी। तब ये उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में देखा था, चेकअप-वेकअप किया था। कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। चेकअप किया था, इनको कोरोना बताया कि हो सकता है कोरोना है, टेस्ट वगैरह किए बट सब कुछ नॉर्मल था। और वहाँ जाके भी इनको कोशिश करी थी बचाने की, वेंटिलेटर पे रहे थे ये 2 दिन, लेकिन ये उसके बाद गुज़र गए थे, ये नहीं बचे थे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि इनको साँस चढ़ती-उतरती रहती थी, साँस बहुत दिक्कत होती थी इनको। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनको साँस बहुत तेज़-तेज़ चढ़ने लग जाती थी। तो वहाँ से फिर इनको मतलब होता है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि इनको साँस ही नहीं आती थी। तो साँस नहीं आएगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती थी। थक-हार के फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने एडमिट करके 2 दिन इनको वेंटिलेटर पे भी रखा था बट ये चल बसे थे। अच्छा, मीनवाइल हवेली में कुछ लोगों के साथ हो रहा था वहाँ पर? उनको बच्चा दिख रहा था दोबारा? जिनके साथ जिन्होंने फंक्शंस किए हैं, उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। मतलब जिन-जिन के भी वहाँ पे फंक्शंस हो रखे हैं, उनका ये सेम चीज़ था कि उनको वहाँ पे कोई बच्चा दिखता था, ऐसा था। तो अब होता क्या था कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी जो बेटी थी, जो दादा-दादी के जो बड़े बेटे की जो बेटी थी, उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए। अब वहाँ पे हवेली पे इनके जितने भी लोग थे, बुकिंग्स वगैरह बंद हो गई थी। अब वहाँ पे इनकी कोई बुकिंग नहीं होती थी, तो वहाँ से जो भी इनको थोड़ी बहुत अर्निंग आती थी, वो भी बंद हो गई थी। यहाँ पे इनका जो बेटा था, वो खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ से इनको धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समझ आने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब हमें इस पॉइंट पे दिखा लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा नुकसान हो। तो इन्होंने क्या किया, एक सोखा को बुलाया था। सोखा जैसे हमारे में भगत बोलते हैं, गाँव में किसी-किसी जगह पे सोखा बोला जाता है इस चीज़ को। तो इन्होंने एक सोखा को बुलाया, तो वो सोखा आए और सोखा ने जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया, देखा और अपना जो भी इन्होंने करा और कह के बोल के गए थे कि तुम्हारे घर के जो ऊत-पित्र हैं, वो नाराज़ है। तो जिसकी वज़ह से ये सब चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है तुम पे किसी ने क्रिया करी है या कोई काला जादू की है, वो ऊत-पितरों की वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अमावस को पितरों का जो भी पिंडदान होता है वो करवाते हैं, अमावस की तिथि को ये इनके पुत पितरों को पुजवाते हैं।
और बोलते हैं कि अब तुम्हें ये मैंने तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ये कर दिया है, अब तुम्हें आराम मिलेगा लेकिन अपने पितरों का टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें तुम करते रहना। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। 1 महीना बीतता है लेकिन वो चीज़ें जो हो रही थी, वो होती रहती है। उल्टा अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब इनके घर में नॉर्मल जो घर में झगड़े होते हैं ना, वो सब चीज़ें भी होनी शुरू हो गई थी। जो 3 भाई आराम से रहते थे, अब उसमें से 1 तो खत्म हो गए थे और बाकी के 2 भाइयों ने फैसला करा था कि अब हम अलग हो जाएँगे, हम एक घर में नहीं रह सकते। तो ऐसा करके धीरे-धीरे करके इनका परिवार भी टूटता चला गया। इसके दादा-दादी कहीं न कहीं स्ट्रेस में थे और इसके दादा-दादी समझ रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है और ये जो सोखा आए थे ये नहीं करवा पाए उस चीज़ को सही। ऐसे ही इन्होंने मुंबई में एक पंडित से भी बात करी थी। वो पंडित से जब ये पूछते हैं, वो पंडित भी इनको बताते हैं, कुछ रेमेडीज़ बताते हैं कि आपका ये खराब है, वो खराब है। इस तरीके से 4-5 ग्रह बता देते हैं खराब है आपके परिवार के। आप ये रेमेडीज़ करो, आपको सही हो जाएगा सब। बट उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये जो चीज़ें थी, कोई ग्रह वगैरह से खराब नहीं थी, इसका पीछे जो रीज़न था वो कुछ और ही था। उसके बाद में इन्हें किसी ने बताया था जिन सोखा की मैं बात कर रही हूँ, जो भगत है, जो मेरे नोन में है, उसके बारे में उनके बारे में इनको बताया था किसी ने कि आप एक बार इनसे बात करो। अब अच्छा। इनकी दिक्कत ये थी कि ये जाते नहीं थे, किसी जगह पे ट्रैवल नहीं करते थे। बहुत रेयर अगर कोई केस ऐसा है जाने वाला लग रहा है तो ये जाते थे, नहीं तो इनकी जगह पे इनके शिष्य जाते थे। तो इनको जब बात की गई, इनसे बात की गई, इनके पास ना काली माँ की सिद्धियाँ हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ भगत से थोड़ा ऊपर लेवल पे इनकी जो सिद्धियाँ हैं वो है, काम करती हैं। तो ये जब उनके घर गए थे, घर में पूछा तो बताया कि जो दादा-दादी थे उनको बैठाया और पूरे परिवार को बोला कि आप एक बार पूरे परिवार को मेरे से मिलवा दो, मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तब बताया कि हमारा हवेली में ऐसा-ऐसा बहुत बड़ा पहले हमारी हवेली में रहते थे हम, काम-वाम था। उसके बाद शहर शिफ्ट हो गए, हमने हवेली को दे दिया शादी-ब्याह के लिए, बट वहाँ पे ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमारा लड़का इसी चीज़ में खत्म हो गया और जो मेरी पोती है वो अभी तक भी परेशान है। अभी तक भी वो सही नहीं हुई है। डॉक्टर्स को दिखा लिया, 1-2 सोखा को दिखा लिया, पंडितों को दिखा लिया, वो नहीं सही हो रही। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास काली माँ की सिद्धि है, तो वो माँ से पूछ के कि माँ मदद करो और मुझे गाइड करो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तब वो कहीं न कहीं से उनको ये चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो बताते हैं कि जो आपकी ये चीज़ है, वो यहाँ से नहीं जुड़ी है। इसका जो स्रोत है, ये जो चीज़ आपके साथ जुड़ी गई है, उसका जो मेन जो पॉइंट है, जो जड़ है, वो ये नहीं है, वो कोई और की है। तब वो बताते हैं कि हम हवेली में रहा करते थे, जो भी उन्होंने बताया था। तब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपके साथ वो हवेली जाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ वहाँ से आपके पास बंध के आई हो। 1-2 दिन लगाते हैं और ये सोखा जो भगत हैं, इनके साथ और ये पूरी फैमिली वहाँ हवेली में जाते हैं। अब हवेली जाते हैं और जो हवेली जिस क्षण ये हवेली में एंटर करते हैं, जो इनकी जो सिद्धि है, जो काली माँ है, वो इनको सब सैंध रूप से बता देती है कि इनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और इनके साथ ऐसा-ऐसा हो क्यों रहा है। तब वो क्या करते हैं, अब ये सोखा जो होते हैं भगत, ये सब समझ चुके हैं कि इनके साथ ऐसा-ऐसा क्यों हुआ है। तो मेरी जब बात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने भी ये जानना था कि क्यों हुआ, तब उन्होंने मेरे को बताया था कि इन्होंने ना कुछ ऐसी गलती कर दी थी, कुछ ऐसी चीज़ करती थी जो नॉर्मली लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो जिससे कि उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। इन्होंने दादी-दादा को बिठाया, इन्होंने दादी-दादा से पूछा कि आप एक बात बताओ, अगर कोई मर जाता है, तो हम उसकी डेड बॉडी का क्या करते हैं? इन्होंने बोला कि श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे और वही जलाएँगे जो हम नॉर्मली करते हैं। कहते हैं, "ठीक है, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों गलती कर दी?" ये चीज़ सुनने के बाद उनकी जो वाइफ़ होती है, जो बड़े लड़के की बीवी होती है, वो खड़े होके रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये जो सोखा है, जो भगत है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रो रही होती है बहुत ज़ोर से। वो भगत जो होते हैं, वो दादा-दादी की तरफ देखते हैं और वो दादा-दादी ने उस टाइम पे एकदम दोनों ऐसे हाथ जोड़ के उनके पास, उनके चरणों में बैठ जाते हैं क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि उनसे क्या गलती हुई थी। अब इन्होंने बताया था कि इनसे हुआ क्या था कि इनका जो बेटा था और जो इनकी जो वाइफ़ थी, बड़ी बहू थी, ये प्रेग्नेंट थी। तो ये कुछ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट रही होगी। इनका जो बच्चा था ना, वो खराब हो गया था। डॉक्टर ने बोला था आपको बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार का पहला चिराग था, बड़े बेटे का पहला बच्चा था। लड़का-लड़की वो मैटर नहीं करता, पहला बच्चा था। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक काम करो, वो डेड बॉडी ना हमें दे दो, हम उसे घर लेके जाएँगे और अंतिम संस्कार हम अपने तरीके से करना चाहेंगे क्योंकि हमारे वंश का पहला बच्चा था ये। डॉक्टर्स ने ठीक है रिक्वेस्ट करने पे वो डेड बॉडी जो थी बच्चे की, 7 महीने का बच्चा था, वो इनको दे दी थी। इन्होंने क्या किया था, बोल के तो आए थे बट इसका बच्चे का कुछ किया नहीं था, लाड-प्यार करके वही डेड बॉडी को करके हवेली के साइड में ही ना इनके छोटा-सा खेत था, खाली रहता था, वहाँ पे इन्होंने दफना दिया था, बिल्कुल हवेली के बगल में।
और दफनाने की वजह ये थी कि ये चाहते थे कि क्योंकि कहीं न कहीं जब वो प्रेग्नेंट की थी ना, न्यूज़ आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, परिवार का प्रेम उस बच्चे से तभी बंध गया था। तो इन्होंने क्या करा था, उस मोह के चक्कर से हवेली के एकदम साइड में उस बच्चे को दफना दिया था। अब हुआ क्या, कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकी थी, चीज़ यहाँ से भी नहीं हुई थी, ये चीज़ें वो बच्चा नहीं कर रहा था। इन्हें लगा था कि वो गलती की वजह से ये जो बच्चे के साथ इन्होंने करा है, ये बच्चा करवा रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, आत्मा की भी उम्र बढ़ती है। उस आत्मा को कोई श्राद्ध नहीं किया गया था, कोई क्रियाक्रम नहीं किया गया था, तो वो अभी उसी योनि में थी। उसकी भी उम्र बढ़ रही थी। हुआ क्या, तब इन्होंने बताया था कि इसकी जो दादी थी, उनकी जो जेठानी थी, इनका बहुत साल पुराना एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट था उस हवेली को लेके। जिसके बाद हवेली इन्हीं के हिस्से में आई थी। जिसकी वजह से वो जो जेठानी थी, वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ के उन्होंने ये बोला था कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा वंश खत्म कर दूँगी। और वो तंत्र विद्या करती थी और श्मशान क्रियाएँ करवाया करती थी। और गाँव में ये बात सबको पता थी। वो क्या करती थी, घर के थोड़ा दूर, हवेली से थोड़ा दूर इनके वहाँ पे एक झील थी। घर से वो साधक बताते हैं कि आस-पास के लोग भी ये बताते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, कि वो औरत रात को नग्न अवस्था में घर से, हवेली से उस नदी के पास जाती थी और वहाँ बैठकर क्रियाएँ करा करती थी। और और ये चीज़ सबको पता थी उस गाँव में, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं करते थे। और वो औरत कहाँ रहती थी, किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो गाँव छोड़ चुकी थी। गाँव वालों ने मना कर दिया था कि आप नहीं रह सकते, और इसी वजह से उनके खुद के परिवार वालों ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। उस औरत ने इसकी बहू का जो बच्चा है, वो खराब करवाया था। साधना करवाई थी कि इसकी जो बेटी का वंश है, वो आगे ना बढ़े, और उसी ने इसके लड़के को मरवाया था। और उसने क्या करवाया था, रात में जब इसको खबर पता चली कि इन्होंने बच्चा गाड़ दिया है, कुछ दिन के बाद इसने वो डेड बॉडी को निकाली थी और कुछ क्रियाएँ करवाई थी, काली क्रियाएँ करवाई थी, जिसकी मदद से वो बच्चे की आत्मा के साथ इसने 2 प्रेत की आत्मा जोड़ दी थी। तो करता ये बच्चा था, लेकिन वो 2 प्रेत करवा रहे थे इससे। अच्छा। ऐसा था। तो वो जो लोग बताते थे कि बच्चा दिखता है, तो वो इस बच्चे की आत्मा थी। बाद में तो जो सोखा थे, उन्होंने उस बच्चे को शांति वगैरह सब चीज़ दिलवाई थी, उसका पिंडदान करवाया था बाकायदा, कि बच्चे को मुक्ति मिल जाए। प्रेत वगैरह को तो वो बाद में देख लेंगे। तो बच्चे की सबसे पहले मुक्ति के लिए पूजा-वूजा करी गई। पूरा हवेली को चारों तरफ से कीला गया। कीला गया इन अ सेंस कि कोई भी ऐसी प्रेत, कोई भी ऐसी बाधा है, तो इनको इफ़ेक्ट ना करे। और यही वजह थी कि कहीं न कहीं वो चीज़ इनके साथ हार्म कर रही थी, इनका फाइनेंशियली बहुत लॉस होना, इनका परिवार अलग हो जाना, ये सब चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई। ये सब चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हो गई। और हवेली के अंदर कुछ दबा रखा था उन्होंने, ऐसा कुछ हवेली के मिला अंदर उनको? कुछ नहीं कुछ था, भी नहीं? हवेली के साइड में इन्होंने जो डेड बॉडी दबा रखी थी ना बच्चे की मुँह में आके, वो डेड बॉडी का उसने यूज़ कर लिया था। आपने कभी सुना होगा कि जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी आपने सुना होगा कि जब कोई डेड बॉडी होती है और मर जाती है, और जब हम उनको जला के आते हैं, तो कोशिश करते हैं, आजकल तो श्मशान वाले भी ऐसा करते हैं कि पूरी डेड बॉडी को दिखा देते हैं कि पूरी जल गई थी। और कपाल क्रिया भी की जाती है कि सर पे एक लाठी मारी जाती है ना? और बाकायदा जब फूल चुगने जाते हैं ना, फूल चुगने का मतलब जब हड्डियों अस्थियाँ लेने जाते हैं, तो एक आत्माराम होता है, हमारे अंदर होता है बॉडी के। वो आत्माराम भी बाकायदा दिखाया जाता है कि ये आत्माराम है, क्योंकि क्रिया के लिए या तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए, या आपके पास आत्मा होना चाहिए, और या फिर आपके पास वो मुंड होना चाहिए, जो सर होना चाहिए। और 7 महीने का बच्चा था, और 7 महीने का बच्चा पूरा बन चुका था, जिसके उसके हेड को यूज़ करके उसने ये सारी तंत्र क्रियाएँ की थी। तो एक तरीके से वो शमशान क्रिया, तंत्र क्रिया, ये सारी चीज़ों में बहुत सालों से थी। तो वहाँ से वो गलती हो गई थी। अगर ये उस बच्चे को अच्छे से विसर्जित कर देते, या इसका कुछ भी कर देते, जलवा देते या डॉक्टर पे ही छोड़ देते, तो भी ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन कैसे करा? उन्होंने ये करा कि बच्चे की आत्मा को उन्होंने शांति मुक्ति दिलवा दी। बाद में जो 2 छोड़ रखे थे, प्रेत बंधन कर दिए, क्योंकि काली माँ के साधक है, तो वो सब चीज़ें करना इनके लिए बाएँ हाथ का खेल था। और पूरे हवेली को इन्होंने कील दिया था, कोनों-कोनों में कील कर दिया था, और अपने कुछ मंत्र से वहाँ पे 1-2 जगह पे धागे बाँध दिए थे, काली माँ के मंत्र करके, कि अब आपकी जो हवेली है वो प्रोटेक्शन में है, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बाहर की जो कोई भी अला-बला आएगी, वो चीज़ नहीं करनी थी। और एक चीज़ और थी, जो पितृ जो इनका पहले जो इन्होंने पंडित को बुलाया था और सोखा को बुलाया था, उन्होंने इनको कुछ पितरों की रेमेडी भी बताई थी। तो जिससे अब ये हुआ था कि इन्होंने अपने धीरे-धीरे करके पितृ भी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, जो इनके पूर्वज थे। तो अब इनसे ये केस कि अगर फ्यूचर में इनके पास कुछ चीज़ आती, तो इनके पितृ इनके लिए आगे खड़े रहेंगे। तो ये चीज़ अभी भी है। मैंने उनसे पूछा भी था, जो सोखा थे, उन्होंने बताया था, जो भगत है, उन्होंने मेरे को फ़ोटो वीडियोज़ दिखाए थे, तो मेरे को भी पहले तो बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती। बट उन्होंने मेरे को दिखाया था कि लड़की के पूरे हाथ पे ना
बड़े-बड़े दाँतों के निशान थे, बाल नोचे हुए थे और सबसे शॉकिंग ये था कि वो कीड़े-मकोड़े पकड़ के खाना शुरू कर देना, मतलब कहीं न कहीं उसके सेंसेस पूरे-पूरे खराब होते चले गए थे लड़की के। अब ठीक है, बट ये चीज़ें काफ़ी उनको इफ़ेक्ट करी थी। और तंत्र हट चुका है पूरी तरीके तंत्र से हट अभी चुका है। का? एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई कि वो जो लड़की जब उसके बाल खींचती थी ना, वो अपने घरवालों को एक चीज़ बताती थी, "ये मुझे मार रहा है।" वो इस तरीके से बोलती थी और मारता कौन था? वो बच्चे की आत्मा ही होती थी जो इसे परेशान करती थी। इसके बाल-वाल नोचना, खींचना और इसको इतना ज़्यादा तंग करती थी ना, जैसे बहुत कस के पकड़ती थी। इसको ऐसे लगता था कि मेरे को किसी ने बहुत कस के पकड़ा है। छोटी थी, छुड़ा नहीं पाती थी, इसीलिए काटती थी खुद को। अच्छा, ओके। ऐसा होता था। तो इसीलिए वो अपने आप को काटती थी, हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, वो आत्मा बच्चे की आत्मा इसको पकड़ती थी। तो जब अपने आप को नहीं छुड़ा पाती थी, ज़ोर-ज़ोर से काटती थी कि मुझे छुड़ा तो दे कम से कम। और उनका क्या हुआ जो लेडी तंत्र करती थी? वो तो ख़ैर गाँव में नहीं रहती, वो कहाँ है नहीं पता किसी को। सिर्फ़ अपने परिवार से बदला लेने के लिए आई थी वो। गाँव वालों ने उसको निकाल दिया था। गाँव वालों को पता थी ये चीज़ करती है, तो गाँव वालों ने उसको निकाल दिया था। यही वजह थी कि इनका प्रॉपर्टी का भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। हस्बैंड उनके मर चुके थे, जो इनके जेठ थे, दादी के जो जेठ थे, वो मर चुके थे। तो ये क्रिया-विरिया करती थी, तो मना कर दिया था कि नहीं रख सकते, फैमिली पे ये सब चीज़ें आएँगी। तो ऐसा हुआ था उनके साथ। ओके, इंटरेस्टिंग है यार। ये पहली बार सुना है कि वो भी खा रहे हैं, कॉकरोच उठा के खाने की कोशिश कर रहे हैं, चूहे खा रहे हैं यार, हद हो गई। ये सेंसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में अगर आपने सुना होगा ना, तो वहाँ पे भी कहते हैं ये 1-2 चीज़ें मेरे साथ मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, मैं जाती रहती हूँ मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे भी ना प्रसाद वगैरह पड़ा होता है, तो चूहे वगैरह बहुत सारे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये चूहे वाला जो इंसिडेंट है ना, ये मैंने भी देखा था, वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जैसे ही आप कदम रखते हो ना बालाजी की जो बाउंड्री में आप कदम रखते हो, आपके अंदर कोई भी प्रेत वगैरह है ना, आप झटपटाने लग जाओगे। वो प्रेत एक्टिव हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि मैं एक ऐसी शक्ति के पास आ गया हूँ, जो मुझे शायद नहीं छोड़ेगी। तब एक औरत का देखा था मैंने, वो बाल-वाल खोल के ना ऐसे-वैसे करना, अपना सर-वर मार रही थी वहाँ पे और चूहा वगैरह, मतलब वो जो अंदर प्रेत वगैरह होता है ना, वो आपको क्रेविंग देता है कोई भी मांस वाली चीज़ खाने की। उसको भूख लगती है, तो उसको वो तो ऐसा नहीं है कि वो चिकन, मटन जो भी उसको चीज़ दिखेगी ना, वो कोई भी नॉन-वेज चीज़, मांस वाली चीज़ खाएगा। वो उसी पे ज़िंदा रहेगा और अगर वो नहीं खा रहा, अगर हम में से किसी के अंदर प्रेत छोड़ा हुआ है, तो अंदर ही अंदर वो हमें खाएगा। हमें बीमार करेगा, हमारा खून खाएगा, हमारी त्वचा खाएगा, ये सब चीज़ें करता है। वो उस तरीके से सर्वाइव करते हैं। वेट लॉस भी होता है लोगों का वेट लॉस भी होता है। खाना खा रहे हैं, लोग कितनी बार आपने देखा होगा 50 का आदमी 30 पे आ गया, खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ देना। तो वो इंसान को खाना शुरू करते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ जीने का जो तरीका है आत्मा का, वो ये है कि अगर तो वो या तो नॉन-वेज वाली चीज़ों पे ज़िंदा रहेगा या वो जिस पे है उसी को खाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है? नेक्स्ट स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी इन भगत की ही इन्हीं के पास एक केस आया था। ये केस में ऐसा था कि इस केस में ना मारण क्रिया की गई थी। अच्छा। मारण क्रिया का मतलब है किसी को मरवाने के लिए क्रिया की जाती है और ये भी कोई हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए भी आपको बहुत ऊपर लेवल की सिद्धि चाहिए। बहुत रेयर आपको तांत्रिक मिलेंगे। अघोरी वगैरह वैसे एक तरीके से ये शमशान क्रिया, अघोरी क्रिया में आती है। ठीक है? इसे कोई पंडित वगैरह नहीं करता। बहुत रेयर होता है ये चीज़ कराई जाती है। था क्या कि एक फैमिली थी, उसके मम्मी-पापा थे, हस्बैंड-वाइफ थे, एक उनका बेटा था। अब धीरे-धीरे करके क्या हुआ था, इसके जो पापा थे ना, जो आदमी था जिसके ऊपर मारण क्रिया करवाई गई थी, उसकी ना धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती थी। तबीयत खराब में क्या होता था, उसको बुखार चढ़ता था, उसकी बॉडी नीली पड़ती थी। बहुत बेसिक चीज़ थी। घर वालों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, दवाइयों पे उनको चलवाया। उसके साथ धीरे-धीरे करके इनके साथ ये सब चीज़ें होने लग गई कि इनका जो बिज़नेस था, इनके दिमाग को ना इतना इफ़ेक्ट कर दिया था कि इन्होंने अपना बिज़नेस भी छोड़ दिया था। बिज़नेस इनका क्लोथिंग का काम था। 2-3 इनकी शॉप्स थी। ठीक है? तो गुड़गाँव के आस-पास का ये केस है और जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ साधक ना, इनका भी जो धाम है वहीं के आस-पास का है। तो उनके आस-पास का ही था, तो ये जब नियर बाय गए थे तब इन्होंने बताई थी ये चीज़ मेरे को। तो हुआ क्या था कि इनके 3 शॉप्स थे और इतनी ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी कि इनको अपनी दुकानें भी बेचनी पड़ गई थी सर्वाइव करने के लिए। अब होता क्या है कि इसके पापा ना रात में ना सोते-सोते ना गालियाँ देते थे। किसी आदमी को ही गालियाँ देते थे और ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ देते थे कि ये मुझे मार देगा या ऐसे-ऐसे करके बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। अब इसकी मम्मी को लगा कि हो सकता है, क्योंकि उनको ड्रिंकिंग की हैबिट थी। इसकी मम्मी को लगा कि हो सकता है ड्रिंक ज़्यादा कर ली, इस वज़ह से गाली देते। तो फैमिली मेंबर्स जो थे वो इग्नोर करते थे और जो इनका लड़का था वो भी इग्नोर करता था। अब ये चीज़ दिन में भी शुरू हो गई थी। टीवी देख रहे हैं, अचानक से टीवी देखते-देखते इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया,
खड़े होते थे और ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ देनी शुरू कर देते। अब ये गाली देते किसे थे वो नहीं पता किसी को, बट ये गालियाँ देते थे। आस-पड़ोस के लोग भी कितनी बार इकट्ठे हो जाते थे और यही बोलते थे कि आप अपने घर में से आपके बहुत गाली आ रही है, कंट्रोल करो। तो इसकी मम्मी भी पूछती थी कि क्या हुआ आपको? कैसे-कैसे आप मतलब इस तरीके से क्या दिक्कत है? कुछ है तो बताओ ये वो। लेकिन इसके पापा कुछ नहीं बताते थे। हाँ। अब इनके मैंने आपको जो बताया कि जो कंडीशन खराब हुई थी ना इनको कहीं न कहीं से डिप्रेशन भी था। इनको लगता था कि हो सकता है कि डिप्रेशन की वज़ह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि इनकी दुकानें बिक गई थी। अब हुआ क्या कि इसके पापा थे ना जो इन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। होता क्या था कि ये ना खड़े होके ये बोलते थे अपने फैमिली वालों को, अपनी बीवी को और अपने लड़के को कि वो मुझे मार देगा। किसी के बारे में ये बताते थे। अब घर वाले सोचते थे कि यार किसके बारे में बता रहे हैं, क्या हुआ है? लेकिन अब जैसे-जैसे इनकी बीवी ने इनका पैटर्न नोट करना शुरू किया ना कि अब ये खाना भी नहीं खा रहे हैं, अब ये ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसकी बीवी को थोड़ा अजीब लगना शुरू हुआ। तो सोखा ने बताया था, जो भगत है उन्होंने बताया था कि इन्होंने ना जो इनके मंदिर वगैरह जहाँ पे डेली पूजा करते थे, सही होने से पहले, ये डेली हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। इन्होंने क्या किया था वो मंदिर भी उठा के फेंक दिया था। तो घर में जो मंदिर था इन्होंने वो भी फेंक दिया था। तो अब इसकी मम्मी को ना थोड़ी बहुत चीज़ें अजीब लगती थी कि इसके पापा का रवैया धीरे-धीरे करके नहीं एकदम से ये ऐसा चेंज कैसे होने लगा। और ये सब चीज़ें इन बिटवीन 5-6 महीने में हुई थी। तबीयत खराब होना, दुकान बिक जाना और इस तरीके से। तो अब हुआ क्या कि इसके जो बेटा था, वो बोलता था पापा मैं चलो आपको डॉक्टर पे लेके चलता हूँ अगर आपकी तबीयत खराब है, ऐसा-वैसा करके। तो मना करते रहते हैं, कहते नहीं तुम कुछ भी करा लो ये मेरे को लेके जाएगा, अच्छा। लेके जाएगा। अब होता क्या है कि अगर मारण क्रिया कराई जाएगी ना, वो आपको इफ़ेक्ट कैसे करेगी, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगी। या कोई भी ऐसी चीज़ करवा देगी जिससे कि ना आप खुद ही परेशान होके अंदर ही अंदर मरने शुरू हो जाओ। वो आपको कुछ ऐसे साइन्स नहीं दिखाएगी कि आपके मतलब कुछ कानों से खून आ रहा है या उल्टियाँ हो रही है खून की, इस तरीके के साइन्स नहीं होते। वो ये होता है आपको फाइनेंशियल ट्रबल देगी। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू है उसको इतना बढ़ा देगी कि डॉक्टर भी उसको सही नहीं कर पा रहा। आपको फाइनेंशियली भी तोड़ देगी, आपको इमोशनली भी तोड़ देगी और दिमाग से इंसान टूट जाएगा, तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे-ऐसे होती गई। तो इनका बेटा भी बोलता था मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। तो डॉक्टर फिर ये पापा यही बोलते थे कि तुम कितना भी कर लो, वो मेरे को लेके जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने आप को रोकते थे। अब हुआ क्या एक दिन की बात है, रात का टाइम था लाइक 2 ढाई बजे की बात है। इसके पापा ने क्या किया जैसे ही ये लड़के को ना आवाज़ आई कि इसके पापा उठे हैं। तो इसके पापा को देखता है कि वो बाथरूम के बाहर बैठे होते हैं और ना डायरेक्ट चुप करके बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं। अब इसने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा होता। अभी अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा से पूछता है कि क्या बात हो गई पापा, आप क्यों रो रहे हो? इसको भी थोड़ा अजीब लगता है और ये मम्मी को उठाता है। तब वो ये बोलते हैं कि मेरे को वो दिखता है। अब कौन दिखता है, क्या दिखता है वो नहीं बताते थे। इनको खुद को भी नहीं पता था शायद। वो ये बोलते थे बार-बार ये मेरे को दिखता है या ये मेरे को ले जाएगा या मेरे को मार देगा, ऐसा करता है। तो इसकी मम्मी ने कितनी बार कोशिश करी कि पंडित को दिखा दूँ, किसी को ऐसे दिखा दूँ बट ये किसी के पास नहीं जाते थे। तो हुआ क्या उसके 1-2 महीने के बाद इसके पापा की डेथ हो जाती है। इसके पापा एक्सपायर हो जाते हैं। अब जब ये एक्सपायर हो जाते हैं इसके पापा क्योंकि इकलौता लड़का होता है तो शमशान वगैरह जाता है, जो भी इनकी क्रियाएँ वगैरह होती हैं, जलाना, बॉडी को अग्नि देना, वो सब कर देता है और कहते हैं 14 दिन तक आत्मा घर में घूमती है। तो इसको ना ऐसे फ़ील होता था कि इसके पापा इससे बात करना चाह रहे हैं। उनकी डेथ का रीज़न बताया था कि कैसे मरते हैं वो? उसकी डेथ का रीज़न ये था उसके पापा की कि वो पड़े-पड़े ही उनको घरवालों को ये लगा कि उनको हार्ट अटैक आया है, एक ओके। तरीके से क्योंकि वो पड़े-पड़े ही चले गए थे। हाँ, सुबह 6-7 बजे का टाइम था, उनकी वाइफ़ ने बताया था कि इन्होंने मेरे से चाय माँगी थी। मैं चाय बना के लाई थी, इतनी देर में मैंने देखा कि ये सोए हुए हैं और ये उठे नहीं। उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को बताया था कि पापा तुम्हारे नहीं उठे। तो ये फिर इन्होंने जब चेक किया तो इसके पापा चले गए थे। तो इनको तो ये लगा कि हो सकता है अटैक वगैरह आया हो और ऐसे ही चले गए वो। तब फिर क्या हुआ जब इन्होंने कहते 14 दिन के लिए आत्मा रहती है घर पे, घूमती है और जो अग्नि देता है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इन्होंने क्या करा, इसका जो लड़का था ये अपनी मम्मी को बताता था, "मम्मी मेरे को ना पापा दिखते हैं और मेरे से कुछ बताना चाह रहे हैं। मेरे सपने में आते हैं पापा ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं।" इसकी मम्मी को ये लगा कि जब तक कहते हैं पिंडदान वगैरह ना हो जाए तब तक आत्मा ना मुक्त नहीं होती। इसकी मम्मी ने ये बोला कि बेटा अभी हम जाएँगे 14-15 दिन के बाद हरिद्वार जाएँगे। अस्थि विसर्जन वगैरह जब एक बार डन हो जाएगा, तब आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। उसके बाद आपके पापा जा चुके होंगे। बट उसके बाद भी ना इसको ये सब चीज़ें होने लगी। जब सब कुछ हो गया,
1-2 महीने के बाद इसके पापा इसके सपने में आते थे और इसके पापा इसके सपने में आके ये बोलते थे कि वो मेरे को ले गया, मैं तुम्हें पहले बोलता था, वो मेरे को लेके चला गया। ऐसा-ऐसा होता था। अब ये अपने पापा को अपने उसको बताता था, मम्मी को बताता था कि मम्मी पापा आते हैं सपने में और ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले भी बोलता था, ये मेरे को लेके चला गया। तब वो एक सोखा से बात करती हैं, वो भगत से बात करती है जिनका आपको मैंने बताया। तो उनको बुलाती है घर पे और ये बोलती है कि मैं अपने पति को तो नहीं बचा पाई, मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ था। तब वो चेक करते हैं अपनी हर चीज़ जो भी वो देखते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हारे पति पे मारण क्रिया हुई थी। मारण क्रिया का मतलब कि किसी ने इनको मरवाने के लिए क्रिया करवाई थी। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि जो तुम्हारा फैमिली है, अच्छी हेल्दी-वेल्दी फैमिली है, वो शायद जलन के मारे करवाई थी, लेकिन मारने के लिए करवाई थी और वो क्रिया सिद्ध हो चुकी है अब। तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तो वो जा चुके हैं या तो उन्होंने बताया कैसे कराई, कैसे हो पाई? कैसे हो पाई उन्होंने नहीं बताया। ये एक्चुअली कुछ जो सोखा होते हैं, तांत्रिक या ये सब चीज़ें होती है ना, कुछ लोग वचनबद्ध होते हैं। अच्छा। कुछ साधकों में ऐसा होता है कि वचनबद्ध होते हैं, वो नाम नहीं बता सकते। तो वो नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा था लेकिन ये चीज़ तुम्हें खुद वो बताएँगे आके। तुम उनसे हाथ जोड़ के ये चीज़ पूछना। जब भी तुम्हारे बेटे को सपने में देखे, अपने बेटे को बोलना हाथ जोड़ के ये चीज़ उनसे पूछेगा, तुम्हें पता चल जाएगी। ऐसे ही होता है, 1-2 दिन के बाद उसके पापा सपने में फिर आते हैं, व्हाइट कुर्ता-पजामा पहन के आते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो मुझे ले गया। तब वो लड़का वही सपने में इनसे बात कर रहा है कि कौन लेके चला गया, आपने तब भी नहीं बताया जब आप ज़िंदा थे। बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वो सपने में। और मतलब ऐसा लगता है उसको कि रियल में ही बात हो रही है, बट सपने में वो अपने पापा से बात कर रहा है और पूछता है कि पापा कौन है? किससे बोल रहे हो आप? कौन लेके चला गया? तब वो अपने पीछे से ऐसे हाथ निकालते हैं और एक आदमी निकलता है जो कि सफ़ेद कुर्ते-पजामे में ही होता है। वो होते हैं इसकी बुआ के हस्बैंड, इसके फूफा जी। ओके। तो सेम जैसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे होते हैं इसने, इसके पापा ने, सफ़ेद कपड़ों में वो भी होते हैं और उनको देखता है और उसके बाद इसके पापा गायब हो जाते हैं। अब ये बताता है अपने पापा को कि ऐसा-ऐसा करके अपनी मम्मी मम्मी को को। बताता है कि ऐसा-ऐसा करके मम्मी मैंने पूछा और मेरे को फूफा जी दिखे। उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती, सीधा उन भगत को फ़ोन करती है और उनको बताती है कि गुरुजी ऐसा-ऐसा करके ये सब चीज़ें हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, वक़्त लो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। वो कुछ नहीं बताते क्योंकि वो वचनबद्ध होते हैं, वो नहीं बता सकते। तो वो बोलते हैं कि आप वक़्त लो, आपको अपने आप दिख जाएगा क्योंकि मेरा तो वैसे भी इस केस में काम है नहीं। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी और फैमिली मेंबर पे खतरा नहीं है, मतलब वो सिर्फ उनके ऊपर ही था? हाँ, उनके ऊपर ही था। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, इस चीज़ के लिए भी कुछ नहीं बोला और उन्होंने ये बोला कि अब क्योंकि मारण क्रिया सिद्ध हो गई है, आपके हस्बैंड जा चुके हैं, तो मेरा कोई इसमें काम नहीं है और मैं खुद से थोड़ी ना आऊँगा कि किसी और पे तंत्र करवाऊँ और ना ही किसी और पे करवाना चाहते थे, साफ सीधी-सी बात। तो जब ये बताते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि 1 से डेढ़ महीने के अंदर ना, जो आदमी जो इसको फूफा जी इसके पापा के साथ दिखे थे, वो भी अजीब तरीके से इसी अटैक के तरीके से एक्सपायर हो जाते हैं, इसके अच्छा। पापा। बाद में जब वो पता चलता है कि इसके पापा एक्सपायर हो गए, वो अपने भगत को बताती है, तब वो भगत बताते हैं कि अब ये चीज़ क्योंकि जिसने करवाई थी वो जा चुका है, अब मैं वचनबद्ध नहीं हूँ, अब मैं बता सकता हूँ कि जो मारण क्रिया करवाई थी, वो इसने करवाई थी। और वो चीज़ इसके ऊपर उल्टी पड़ी, क्योंकि ये जो अपने कुलदेवी वगैरह इनको नहीं पूछते थे, पितरों को नहीं पूछते थे और मेन थी इनकी कुलदेवी जिसको ये निरादर करते थे। और ये तंत्र इन्होंने यूज़ किया किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो चीज़ इन पे भी पड़ी और अब ये भी जा चुके हैं। अच्छा, तब उन्होंने बताया था कि जिसने मारण क्रिया करवाई थी 1.5-2 महीने के बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। सेम तरीके सेम से। तरीके से हुई थी, जैसे ये सोते-सोते मिले, वो भी सोते ही मिले थे। टाइम चेंज था, वो शाम के टाइम पे मिले थे लेकिन वो भी सोते ही रह गए थे। बाद में पता चली थी कि इन्होंने वो चीज़ करवाई थी। तो उल्टा बदला ही ले लिया अब, जिसने भी बदला ले छोड़ा लिया होता। क्यों, वो जो आत्मा थी वो कहीं न कहीं जो इसके पापा थे जब ज़िंदा थे, वो तब भी बताते थे बट वो शायद जानते नहीं थे। होता है ना हमारे ऊपर कौन है, क्या है, हम आम इंसान तो नहीं देख पाता। या तो तब अगर ये सोखा से बात करते, तब मेबी हो सकता है वो इन्हें बता देता। तब भी नहीं गया, अब जब वो खत्म हो गए तब इन्होंने पूछा और वचनबंध के कारण वो बता नहीं पाए, ऐसा था। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे जैसे किसी इंसान के ऊपर हो रखी है तो पता लग पाए कि भाई यही चीज है या कुछ और है? देखो मारण क्रिया वैसे 100 भी नहीं बोलूँगी मैं, लाख में से 1 इंसान के ऊपर होती है अगर किसी ने करवाई हो तो, और वो भी बहुत सिद्ध तांत्रिक होते हैं। आज के टाइम पे लोग नहीं करते। मारण क्रिया जैसी चीज़ नहीं करते और कोई भी ये तंत्र क्रिया में आती है, घूरी क्रिया में आती है। अगर आप किसी पे करवा भी रहे हो, एक तो वो सिद्ध होना चाहिए प्रॉपर। दूसरा वो बता के चलते हैं कि ये चीज़ आप पे भी आ सकती है। कभी आपने सुना होगा कि अगर आप साधक से भी कोई चीज़ करवा रहे हो किसी के लिए, अच्छे के लिए करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपके नुकसान के लिए चीज़ करवा रही हूँ और उनके ऊपर भी कोई देवी-देवता है या उनके पास उनके पितृ या कुलदेवी उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो कुछ-कुछ कई बार चीज़ें साधक पे भी उल्टी पड़ जाती हैं।
तो ये चीज़ उसको पहले बता रखी थी कि आप ये करवा रहे हो, लेकिन ये चीज़ आप पे भी आगे चल के उल्टी हो सकती है। आपके ऊपर भी ये चीज़ पड़ सकती है। ऐसा था। और एक आप बता रहे थे अभी दिवाली भी आने वाली है, दिवाली से रिलेटेड भी कुछ? हाँ, दिवाली का जो इंसिडेंट है ये एक्चुअली मेरे को मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को भेज रखा है, इसको मैंने अपने चैनल पे कवर नहीं किया। ये 2023 के आसपास का इंसिडेंट है। तो है क्या, छोटी-सी एक चीज़ है, सीख चीज़ में ही सीख है। अभी दिवाली आ रही है तो एक तो यही है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको कहीं दिखे, पड़ी मिले तो उठाना वगैरह मत, क्योंकि ये सब चीज़ें दिवाली के टाइम पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा पीक पे होती है। तंत्र क्रियाएँ ज़्यादा की जाती है इस टाइम पे। हुआ क्या कि एक फैमिली थी, मम्मी-पापा, उनके 2 लड़के थे। जो लेडीज़ थी उनका जो गाँव में इनका ननिहाल था, जो मायका था वो गाँव में था। तो ये क्या करती हैं, अपने छोटे बेटे को लेके, बड़े बेटे के स्कूल के एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो छोटे बेटे को लेके ये अपने मायके चली जाती हैं, गाँव में कुछ दिन, दिवाली से पहले। दिवाली से लगभग 3-4 दिन पहले। और वहाँ रह के आते हैं और दिवाली में वही मिठाइयाँ वगैरह बाँटना, खेल-कूद करना, वो बच्चे को बहुत मज़ा आता है। उसको नए-नए बच्चे मिलते हैं, नए-नए लोग मिलते हैं और काफ़ी खुश रहता है। वापिस जब आता है और वापिस आने के बाद ना उस बच्चे में एक चीज़ थी कि जब वो सोता था ना, तो वो बड़बड़ाया करता था। तो उसकी मम्मी के साथ ही सोता था, वो छोटा-सा था, 5-6 साल का बच्चा था वो। तो वो बड़बड़ाया करता था। तो उसकी मम्मी को लगता था छोटे बच्चे तो अक्सर बड़बड़ाते हैं। तो अपने पति को बताती है कि आजकल सोते-सोते बात करता है, पता नहीं किससे बात करता है। तो आपस में हँस के बता रहे होते हैं कि अब तो ये रात में सोते-सोते बड़बड़ाने भी लगा। मतलब होता है ना, जैसे बड़े बड़बड़ाते हैं तो मज़ाक उड़ाते हैं, तो वो चीज़ हुई। तो उसके पापा सोचते थे कि हो सकता है कि कहीं फ़ोन-वोन देखता है, ज़्यादा चलाता है, टीवी वगैरह ज़्यादा चलाता है, इस वजह से। ऐसी एक रात हो रहा था, इसकी मम्मी अपनी गोदी में उसको सुला रखी होती है और वो बड़बड़ा रहा होता है। तो कहती है कि मैं सुनती हूँ बोल क्या रहा है। तो जैसे उसकी मम्मी उसके पास कान लेके जाती है ना, वो कहता है कि मैं जल रहा हूँ, मेरे को जलन हो रही है, मेरे ऊपर पानी डाल दो। वो ये बोलता है और ये बोलता ही जाता है कि मेरे को जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है, मेरे ऊपर पानी डाल दो प्लीज़, मैं जल रहा हूँ। इसी तरीके से बोलता ही जाता है। अब वो डर जाती है क्योंकि मदर है, उसका बच्चा इस तरीके से बोल रहा है, उनको एक कहीं न कहीं घबराहट होने लग जाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस तरीके से बोल रहा है। अब हस्बैंड का दिमाग वहीं चलता है, हस्बैंड वही बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये फ़ोन-वोन चला रहा है, कुछ देख लिया होगा बच्चे ने या कहीं सुन लिया होगा किसी से, कोई गेम-वेम देख ली होगी, उसकी चीज़ बोल रहा है। कल सुबह उठेगा पूछेंगे इससे। ऐसे करके बच्चा अगले दिन उठता है, कोई डिस्कस नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते। होता क्या है कि वो बच्चा की ना धीरे-धीरे करके ना अजीबो-गरीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब वो करता क्या था ना, वो लोगों के घर जैसे शाम को खेलने जाया करता था ना, लोगों का दरवाज़ा पीटता था और दरवाज़ा पीट के बोलता था, मेरे ऊपर पानी डाल दो, मेरे को जलन हो रही है। अच्छा। और ये करता था वो। आस-पड़ोस के 1-2 घरों में वो जाता था। उन घरों की जितनी भी लेडीज़ थी, वो इसकी मम्मी के पास आई और उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा है, वो ऐसे-ऐसे करता है, हमारा दरवाज़ा आए दिन बजाता है और बोलता है कि मेरे ऊपर पानी डाल दो, मेरे को जलन हो रही है। अब ये चीज़ इसकी मम्मी को कहीं न कहीं सीरियस लग गई थी। इसकी मम्मी ने क्या करा, इसके पापा को बताया कि जो ये रात में बड़बड़ाता था, अब ये लोगों के घर जाके भी कर रहा है। तो अब कुछ गड़बड़ है, तो हमें इसे दिखाना चाहिए। तो वो पंडित के पास लेके जाते हैं, वहीं पे उनके वहाँ पे एक मंदिर होता है, पंडित के पास लेके जाते हैं। पंडित झाड़ा लगा देता है उस बच्चे को और भेज देता है। वो कहता है इसकी नज़र वगैरह उतार देना, कुछ भी अला-बला होगी तो चले जाएगी। तो हुआ क्या कि ये चीज़ जो थी ना बच्चे की रिपिटिटिव, अब ये चीज़ शुरू हो गई। उसका यही था दिन भर का कि मेरे को पानी डाल दो, मैं जल रहा हूँ। और उस बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया था कि घर में कोई भी पानी की बॉटल होती थी या कहीं भी पानी का आरो-वारो जो भी होता था ना, पानी की बॉटलें खोल-खोल के ना वो अपने ऊपर डालता रहता था। हुआ क्या कि इसकी मम्मी अब समझ रही थी कि कुछ ना गड़बड़ है। तो इसकी मम्मी ने इसके पापा से बात करी और बोला कि हमारा बेटा नहीं है सही, हमें दिखाना चाहिए। तब इन्होंने एक किसी ओझा को दिखाया था। वो ओझा आए थे और ओझा के पास भी काफ़ी सारी सिद्धियाँ थी। तो जैसे ही ओझा ने बोला ना, ओझा से इन्होंने फ़ोन पे बात करी थी। तो ओझा ने अपने शिष्यों को भेजा था कि तुम जाओ और देख के आओ इस बच्चे के साथ क्या-क्या हुआ है। तो ये बच्चा क्या करता था, जैसे ही उनके शिष्य आते थे, 1-2 बार इन्होंने अलग-अलग ओझा को बुलाया था। तो ये बच्चा ना उनको आने नहीं देता था अंदर। या तो ये अपने आप को लॉक कर लेता था या इसको पता चलता था कि कोई आ रहा है तो ये घर से भाग जाता था। नहीं मिलता था ये बच्चा। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जो लोग भी इसके चौखट पे आए हैं वो वहाँ से लौट गए हैं। फिर एक ओझा आए थे, वो जब आए थे ना, वो उनके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ थी। वो भैरव बाबा को काफ़ी पूजते थे। भैरव बाबा को, और वो काफ़ी ज़्यादा मसान साधना करते थे। तो वो आए थे, उनके पास कुछ शक्तियाँ थी भैरव बाबा वगैरह और मसान वगैरह की। तो जैसे ही वो आए और इसने उनको देखा, तब ये खुद ही बैठ गया था
और बैठ के हाथ जोड़ के रोने लगा था। ये समझ गया था कि ये मेरे सामने जो शक्ति खड़ी है, मेरे सामने जो चीज़ है, ये मेरे को लेके जाएगी और ये मेरे से लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भागने दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो शक्ति वहाँ पे वो जो बच्चा है वो वहाँ पे बैठ गया था और वो जो ओझा थे जो भैरव बाबा के भक्त थे, वो उन्होंने इसको बैठाया और वो भी सामने बैठे। इसने खुद बोलना शुरू कर दिया कि मुझे माफ़ करो, मैं चला जाऊँगा, ऐसा करके। तो इन्होंने जब अपना पूछना-पाछना शुरू किया तब बताया है कि जब ये गाँव गया था ना, इसने मेरी चप्पल उठा ली थी। तो किसी ने गाँव में किसी चप्पल पे क्रिया करके चप्पलें रखी हुई थी, इस बच्चे ने खेलते-खेलते वो चप्पलें उठा ली थी। कहते हैं ना दिवाली के आस-पास में आपको बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं लोगों को। चप्पल पे भी लोग कराते हैं क्रियाएं। चप्पलों पे भी कराते हैं, मिठाइयाँ वगैरह तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि मिठाइयाँ नहीं खानी, लेकिन नींबू और मिर्च वगैरह तो सुना है, हांडी रखी हुई है भी सुना है नींबू, मैंने। मिर्च, हांडी, ये तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता है। इसी से बचने के लिए लोगों ने अब नई-नई चीज़ें कराई हुई है। आपने देखा होगा कभी-कभी लोगों के कपड़े पड़े होते हैं, किसी का कुर्ता पड़ा मिल जाएगा, किसी की सलवार, कभी किसी की एक चप्पल मिलेगी, दूसरी चप्पल आपको पूरी रोड पे कहीं नहीं दिखाई देगी, एक ही चप्पल मिलेगी। तो ये चीज़ें भी अगर आप में से किसी ने देख रखी हो तो ऐसी-ऐसी चीज़ों पे भी करवाते हैं लोग। तो किसी ने अपना कुछ उतारा करके उस पे रखवा रखा था और जो चीज़ थी, जो प्रेत था, वो कौन था, उस गाँव में ही वहाँ ना गुड़ बना करता था। तो गुड़ कैसे बनता? गन्ने का रस बिल्कुल गरम उसमें करके, तो वहाँ पे जो आदमी बनाता था ना, वो जल के मर गया था। तो उसकी आत्मा वहाँ घूमती थी, तो वो अतृप्त आत्मा थी। तो जिस तांत्रिक ने भी ये सब चीज़ें करी थी या जिसने भी ये सब चीज़ें करी थी, तो उस आत्मा को बाँध के क्रिया करवानी थी और किसी और पे करवानी थी। बट बाय चांस इस बच्चे ने वो चप्पल उठा ली, जिसकी वजह से वो जो चीज़ थी, इसके ऊपर आ गई थी और ये जो बोलता था कि मेरे ऊपर पानी डाल दो, मैं जल रहा हूँ, ये आत्मा उसी आदमी की थी। आज भाई ने बताया कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी पिछले 5-6 साल से जो मुझे भी नहीं पता था, तो भाई जो पर्सनल क्या था वो जरा उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी। जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन आपने में आया कहा था। भी था। हाँ, और हाँ। कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था, वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था, वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले, 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई, हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पर बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा 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 तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। सही बता दो। सीरियसली भाई, सीरियसली। अबे यार ये भाई हम तो सोच रहे थे ऐसी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, नॉर्मल लाइट वाइट। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, मैं इसके बाद और भी तो पॉडकास्ट पे ऐसे दीप भाई के पास गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और उनकी भी लाइट खत्म हो गई थी। उसमें भी देख लेना आप, दीप भाई के से पूछना एक बार। इसका तो मैंने उपाय कराया। उपाय क्या करवाया भी बताता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम भी, जब उन्होंने बताया, एक तो किस्मत खराब होती है कि अकेले स्टूडियो में अकेला था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फीमेल प्रेत है। मैं कहाँ से है, कब है? बोले गुड़गांव गया था ना, उसके बाद से ही तेरे पीछे पीछे घूम रही है। और भाई मैंने सीरियसली पर्सनली ना फील किया था कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो 80,000 पे आके फॉलोवर रुक गए, यूट्यूब पे एकदम से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे बोला कि क्या उपाय है, कुछ मुझे बताओ। तो बोले पहले मुझे कल तक का टाइम दो और जो तेरी वीडियो है ना वो शिष्य को शेयर करो, तो मैं देख के बताता हूँ क्या तेरी वीडियो में आ रहा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ तो झलक देखनी होती है उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो भेज दी। अब जो उन्होंने मुझे बताया ना, मेरे को वो ऐसे दहल गया था। मैं 3 दिन मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है ना, इसमें तुझे कुछ आगे पीछे फील होता है? मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना, उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा
कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीज़ें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। मैंने बोला मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाओ। तो उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को बोला कि चल आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तथास्तु। उसके बाद इंस्टाग्राम भी एकदम से सीधा 4,70,50 तक पहुंच गया। यूट्यूब तो खैर आप लोगों की वजह से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि आज के बाद तेरे साथ नहीं होगा, मैं एकदम से इतना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी सारी चीज़ों को लेके। तो मैं मानता हूँ भाई कि वो चीज़ सही में मेरे साथ चल रही थी। और मैंने हर जगह ऑब्जर्व करा, यहाँ पे यार आपने पहली बार बताया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ है जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हो गया था। सही में पहली बार हुआ था भाई, हुआ ही नहीं था आज तक। मतलब हमको क्या लग रहा था कि हमारा इन्वर्टर ख़राब होता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वो फ्यूज़ हो गया, तो इन्वर्टर के पॉइंट शायद वो शॉर्ट सर्किट कर गया, फट गया, ऐसा कुछ। अब मैंने जब बाबा से पूछा ना कि भाई ये सीन क्या था, बोले कि ये जो चीज़ें होती है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कि आप कहीं भी एक कामयाब जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पर ये आपको रोकेंगी कि आगे मत बढ़, लाइट बंद। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो वहीं से हो रहा था। तो आपकी लाइट का नुकसान उसकी वजह से हुआ था। भाई हमें ना बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी बातें होती है, तुम अपनी पूजा वूजा कराते रहो। मुझे लगता है जरूरी है भाई अब हमें तो कौन किसके साथ आ जाए भाई। आज भी तुम ले आए हो 1-2, क्या अब, पता। अब जब कुछ होगा ना तभी मानेंगे भाई कुछ अब तो दोबारा। करानी खुद की करानी पड़ेगी और औरों की भी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना हम लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जगह जो रहती है वहां पर भाई पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें बस ये होगा कि ऑथेंटिक आपको पर्सन देंगे जो बाबा होते हैं, जैसे कि भाई ये चीज के एक्सपर्ट हैं, तो उस चीज में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद करें। मतलब हमारे एक जानकार है, उनके साथ हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, तो भाई देखो बहुत मैं जल्दी बाहर बताता हूँ, करेंगे, हम रिवील करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी। जैसे भाइयों आप तो जैसे पॉडकास्ट लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अब रिकॉर्डिंग में अपना इंसिडेंट बताओ, फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है, हर तीसरे घर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा। और जब समाधान लेने निकलते हैं ना तो लाखों रुपए वो वेस्ट कर देते हैं अपने। मैंने पहले ही बताया। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई सल्यूट है कि लोगों को सही लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब हमारे फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं ये चीज़, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा मेन मोटिव है जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं भाई, वो लोग ऑथेंटिक लोगों तक पहुंच जाए, वो फिर चीज़ें हट जाए उनकी लाइफ से। बिल्कुल। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही भाई, अभी शुरू करते हैं। क्या लेकर आए हो आज हमारे लिए आप? मैंने अभी एक इंसिडेंट है मेरे पास जो मैंने आज तक कहीं पे नहीं बताया। ये भी मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताओ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बना रहा है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास का था। तो मुझे लगा कि यार फैमिली वगैरह में डिस्प्यूट हो, कोई बीच में आ जाए कि तूने हमारी प्रॉपर्टी रिवील कर दी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो तो अब भी हो अब सकता तो है। परमिशन क्या, मैंने अब तो पूरी बात कर ली थी कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले था अब क्योंकि आप वहाँ पे- उनसे पूछ के कर, ठीक है। तो ये बात है जब भाई मैं 12-13 साल का था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है आपके टाइम पे भी होली का कितना क्रेज हुआ करता था, बाहर निकल के दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते थे। तो 12-13 साल पहले क्या था, हम द्वारका में रहते हैं, तो हमारा घर बन रहा था, काफ़ी टाइम पुराना घर था। हमने सोचा न्यूली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं इसे, तो हम द्वारका सेक्टर में मूव कर गए थे बहुत टाइम के लिए, मतलब लगे थे 6-7 महीने लग गए थे हमें। तो वहाँ पे जिस घर में हम रेंट पे रह रहे थे ना, उसमें क्या हुआ था, हम नॉर्मली रहते थे और जो है वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बच्चों का भी क्राउड बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम पे होली को सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाता था। अब तो फार्म हाउस में लोग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर ना, एकदम से हमारे वहाँ पे मतलब साइड वाले घर में जिसमें हम रहते थे, उसके साइड वाले घर में कपल रहता था। जो फीमेल थी वो हिंदू थी और जो मेल था वो मुस्लिम था। अब वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, उनका परिवार जो था बहुत बेसिक फैमिली से था, लेकिन उनकी ना हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती थी। हमारे घर के साइड में थे जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अब लड़ाई किस बात को लेके होती थी, जो हस्बैंड था मुस्लिम, वो पीता बहुत था और वो पी के आता था शाम को, अपनी दिहाड़ी वगैरह जो भी लाता था, और हम बच्चे वहाँ पहुँच जाते थे। वो उसका खुद का जो बच्चा था वो दादा दादी के पास पल रहा था, तो वो हमें बहुत प्यार करता था, हम जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे। वो क्या करता था, कुछ खाओगे कुछ खाओगे, हम बोल देते थे हाँ ये OS खिला दो, जो उस टाइम पे आया करते थे छोटे छोटे स्नैक्स, वो खिला दो वो खिला दो। तो उसके क्या होता था, वो ना इतना प्यार करते थे, वो जैसे अगर 250 रुपये कमाए तो 100 रुपये की पी ली,
50-60 का हमें कुछ खिला दिया, घर पे जब कुछ जा रहे हैं तो फिर जब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी इस बात पे डिस्प्यूट होती थी, हम छोटे थे हमें पता नहीं था। क्रिकेट खेलते थे, उनके घर में बॉल चली जाया करती थी तो गेट खोल दे करते थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। होली वाला दिन था और जैसे हम सुबह हमने होली वगैरह खेली तो हमने दोपहर में ब्रेड पकौड़े वगैरह खा लिए अपने आराम से। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने जाते कि भाई सुबह से होली खेल रहे, तेल लगा हुआ है, उतारा, सब कुछ करा, रंग उतार दिए। क्या हुआ, हमें मेरे को ना मतलब साइड वाले घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एकदम से हाहाकार सा मच गया। मैं नींद में था, मेरी नींद एकदम से खुली तो मैं बाहर की तरफ भागा देखने के लिए। मुझे लगा बच्चे फिर होली खेल रहे हैं और साला बुलाया नहीं हमें। तो भाई साइड वाले घर में क्या हुआ, वो मियाँ बीवी जो थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। हमारे जाने पे हमें जो दिखा वो आप सुनोगे, थोड़ा शौक हो जाओगे। जब मैं साइड वाले घर में गया, मैंने देखा वो जो फीमेल थी ना वो 90% जल चुकी थी। क्या बात कर रहे हो? और वहां पे जो चौतरे होते हैं ना पुराने वाले जो गोबर के लेप के बनते हैं, वो चौतरा था और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने सामने देख लिया। हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो। तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, बच्चे क्या देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। और हुआ क्या था, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। होली जो थी उसके फेस्टिवल के उनके पास पैसे नहीं थे कि हम सेलिब्रेट कर पाए, मिठाइयाँ वगैरह मंगवाए। तो फीमेल ने क्या करा, वो जो पुराना स्टोव होता है ना, आपने देखा होगा पुराना मिट्टी तेल से जो चलता है, उसने उसके ढक्कन खोले और अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल घेर लिया। और अपने पति को उसने धमकी दी इस तरीके से करके कि हमारे पास आज मिठाई के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने इन बच्चों पे खर्च करे ना तो मैं खुद को जला लूंगी, आज मेरी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने तिल्ली जलाई हाथ में और आपस में बात कर रहे थे। तो ये डरा रही थी उसे कि मैं ऐसा कर लूंगी। उसने क्या करा, हस्बैंड ने बोला हाँ हाँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा आज के बाद पैसे। इसने क्या करा, तिल्ली फेंक के मारी और वो गलती से मिट्टी के तेल में जाके गिर गई और वहीं पे इसमें आग लग गई। इसका पति वहां से डर के मारे भाग गया कि पब्लिक पीटेगी, अपनी बीवी को जला दिया, ऐसा वैसा होगा। तो थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई। अब हमें बस इतना याद है कि हमारे घरों में ना ये डिस्कस होता था, यार बच्चे छोटे हैं और उसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, बॉडी को हॉस्पिटल में उसको जो भी होगा होगा हो जाएगा। भाई क्या हुआ हमें नहीं पता, उस फीमेल को हॉस्पिटल में ही सब कुछ कर दिया। उस घर को ना फिर उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वहां से चले गए, वाइफ तो डेथ ही हो गई थी, हस्बैंड भी चला गया। फिर वहां पे ना हुआ मौत का तांडव असली जो होता है। वहां पर जैसे होता है ना ठेकेदार होता है, उसके अंदर बहुत सारे वो कारीगर आ जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है। तो वो लोकेशन उनको दे दी कि यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो जितने भी कारीगर है बल्क में रह लेंगे। तो वहां पे एक कमरे में 10 लोग, दूसरे कमरे में 10 लोग, तीसरे कमरे में 10 लोग, और वो जमीन पर सोते थे। हम वहां पे आते जाते रहते थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल चली जाती थी वहां पे। तो क्या हुआ, आए दिन ना वहां पे कोई ना कोई खतरनाक इंसिडेंट होता था। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, वो पी के अगर वो आया है ना तो रात को टॉयलेट यूज करने जाएगा, तो सुबह वो आराम से मतलब वो लड़ लुड़ा के उस चीज से आ जाएगा। लेकिन जो कोई कमजोर दिल का जाता था ना तो वो बेहोश मिलता था वॉशरूम में। ऐसा क्या होता था वो? बताता हूँ ऐसा क्या होता था। जब सुबह उससे पूछते थे ना कि क्या हुआ भाई, तू एकदम से बेहोश मिला, अंदर से बंद कर रखा था गेट उसने, तो बताता था कि किसी चीज ने रात को मेरा पैर पकड़ लिया। तो वो जो फीमेल जल के मरी थी ना, वो अक्सर वहां पर अपनी प्रेजेंस फील करवाया करती थी। और ये इंसिडेंट मेरे को कैसे कंफर्म हुआ कि हाँ ये सच है, उस टाइम पे मैं मूवी देखने के लिए पीछे वाले कमरे में टीवी लगा हुआ था, वहां पे सोया करता था। बहुत लंबे टाइम तक वहां ये हरकतें हुई हैं। तो जब मैं पीछे वाले कमरे में जाता था ना भाई, मेरे को वहां पर अपने घर के आसपास एक आवाज आती थी, छन 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 छन। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोला करता था कि मेरे को भाई टीवी देखना, मैं पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ। और जैसे ये छन छन की आवाज आती थी, मैं खुद को ना थोड़ा समझा लिया करता था, पीछे कोई काम कर रहा होगा गली में, कोई झाड़ू फीमेल कोई झाड़ू लगा रही होगी। ये हमें कब असलियत पता चली कि ये तो वही फीमेल है। मेरे एक दोस्त नाइट आउट मारने आया घर पे, मेरे घर वाले सब चले गए थे हरियाणा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे अकेला था। मेरा एक दोस्त घर पे आया, तो उस टाइम पे ना नोकिया के फ़ोन चला करते थे, कीपैड वाले कुछ फ़ोन आए थे। तो उसमें वो बंदा बोला मैं गेम खेलूंगा। मैंने बोला तू खेल ले, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तो उस टाइम पे एप्पी एक फीस आती थी, वो हमने मंगवा रखी थी। और
कैंपा की बोतलें आती थी छोटी छोटी कांच की, वो थी हमारे पास। तो जब मैं सोने के लिए लेटा ना, लाइट बंद करी, ये गेम खेल रहा था, और अचानक से इसे पता क्या आवाज़ आती है, छन छन। और घर के आगे वाले कमरे में हम लेटे हुए थे जिसमें बिल्कुल रोड के पास है, और एकदम से छन 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 छन, जैसे इसके बिल्कुल साइड से कोई चीज़ भागती हुई गई है। अरे भाई, और ये आपके कमरे में हो रहा है जहाँ आप खेल जस्ट रहे हो? कमरे के आगे पीछे, क्योंकि हमारे कमरे में उसके बाद मतलब हमारे उस घर में ना कीले गड़वा ली थी और मेहंदी के हाथ लगवा लिए थे कि कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे फैमिली वालों को पता था कि जिस तरीके से इस बंदी की डेथ हुई है ना, ये जल्दी से मुक्ति से मिलने वाली है नहीं। तो क्या हुआ, इस तरीके से छन 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 आई। इसने मेरे को बोला, यार अक्षय, मेरे को ना तेरे घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मेरे को तो पता ही था ये क्या हो रहा है, कि वो बंदी अब रात का टाइम है तो वो गली मोहल्ले में घूमती है, लेकिन जिसका घर प्रिवेंटेड है ना, जिसके घर में ये कीले ठुकी हुई है, उसमें नहीं जाती। भाई थोड़ी देर में फिर ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, और मेरे को तो पता ही है, मैं तो आराम से लेटा हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं तो डेली फेस कर रहा हूँ कि आगे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। ये बंदा क्या हुआ, ये बोला कि भाई मेरे को ना देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पीछे वाली गली से ना छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला छोड़ ना, तू क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा, भाई सो जा। उसको देखना है, वो कह रहा है। हाँ, मुझे मतलब एनालाइज करना है, देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, कहीं सही में औरत है, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत रोका कि भाई छोड़ना, रहने देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं भाई चलना, एक बार देख के आते हैं। भाई ये पीछे वाली गली में जाके ना, जो खिड़की थी उसकी, उससे यूं करके देख रहा था, और मुझे पता था वो भी ना इसे यूं ही करके देख रही है, अरे तेरी, क्योंकि उस टाइम पे भी जहाँ ये खड़ा होकर यूं देख रहा था ना उसे, वहां भी छन छन की आवाज आ रही थी, और मैं जानता था वो बंदी भी इसको यूं ही देख रही होगी खड़ी होके वहां पर कोई दिख नहीं रहा था, कोई दिख नहीं रहा था, बस उसे आवाज आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में इस भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इसको मैं सुबह 4 बजे इसके घर पे छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट दूर था इसका घर। फिर मैं आके लेटा हूँ, और वो छन छन की आवाज़ वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक। उधर मैं जब पता करता हूँ ना, किसी फ्रेंड वगैरह मेरे पुराने रहते हैं, मैं भाई वो मुक्त होगी नहीं होगी, बोलता भाई कोई मुक्त नहीं हुई, वो घर खाली पड़ा हुआ है, और उसमें से ऐसी आवाज़ें अब भी आती रहती है। तो उस दोस्त को क्या बुखार उखार हो गया? उसकी तो कम से कम नहीं तो 8-10 दिन तक तबीयत खराब रही थी उसकी। तो ये साले का सही नाइट स्टे हुआ। उसका तो हो गया। भाई सबसे मेन बात है, भगवान की दया से ना उसे वो चीज दिख नहीं गई। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो सही में कोई चीज आप इमेजिन करो, आप उधर देख रहे हो और वो आपको दिख रही है, एकदम से विजिबल हो जाए। पहले मेरे माइंड में आ रहा है पप्पी हो गई भूत से। भूत ने भाई कह पप्पी रहे ले ली। भाई कह रहे वो उसको यूं देख रहा था, वो भी उसको यूं ही देख रही थी, और पप्पी हो गई। इस मोचिंग चालू। आपने एक चीज को समझना, जैसे हॉरर मूवी का सबसे तगड़ा सीन क्या होता है? जंप स्केयर। ठीक है, जंप स्केयर क्या होता है? जंप स्केयर भाई कोई चीज अचानक से मुंह के आगे आ जाती है, कैमरा पे। हाँ। तो मैं यही सोच रहा था, अगर इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ हो गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा मरा कैसे। मेरी बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। और मैं खुद को मैं 3-4 महीने में प्रिपेयर किया ना मैंने, कि भाई मैं तो छन छन सुनता आ रहा हूँ। जब बोलते हैं ना कि इस फील्ड में आप हो और बार बार देख रहे हो, तब आप पक्के हो जाते हो। जैसे कारीगर काम कर करके होता है। मैं ये सोच रहा हूँ इसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ये बंदा झाँक रहा है यूं करके, गलती से अगर इसके सामने ब्लैक एंटिटी आ गई, ये मरेगा पक्का। और भाई जो लेबर थी वो कब तक रही थी वहां पे? वहां पर लेबर जो रही थी वो तो बहुत टाइम तक रही थी, कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रही थी। भाई लेबर तो थोड़ी ढीठ भी हो जाती है। यही तो बात है की कर रहा है, कम जा रहा है, दिहाड़ी पौवा पिया, पौवा सो पी अपने गया यार, आराम उनका से। क्या है, पौवा पिया पर नशे में धुत, कौन एंटिटी आ जा। हाँ, वो डरते कहाँ है ज्यादा। भाई इसलिए तो एंटिटी भी बाहर घूम रही है, अंदर लेबर उसे परेशान करती होगी, चल बाहर को। देखो एक चीज को समझो भाई, आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, और मुझे अपने घर पे पैसे भेजने हैं, तो मैं भूत प्रेत के बीच में भी सोऊंगा। तो लेबर की तो भाई मजबूरी है ना, कि उनको तो सोना ही सोना है। अब जब उन्हें पता है, उसमें एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था, मैं बताना भूल गया। उसमें क्या हुआ था, जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया था। 2 लड़के आए थे, उसमें दोनों भाई थे और बहुत गरीब फैमिली से थे। तो एक वॉशरूम था, और एक बोलते हैं ना नहाने का और फ्रेश होने का अलग होता है, तो 2 बनाए हुए थे उसमें। दोनों भाइयों की किस्मत इतनी बुरी है, नए नए आए थे वो, तो एक ने बोला चल तू नहा ले, मैं इतने फ्रेश हो लेता हूँ। दोनों एक साथ घुसे वो, ठीक है, दोनों एक साथ घुसे थे। बीच में उनके एक गेट था। इस गेट को भाई बहुत देर तक ना वो खुला नहीं। जो बंदे वहां पे रह रहे थे आसपास, वो बंदे उस घर में रह रहे थे, उन्होंने बहुत देर तक तो वेट करा कि दोनों भाई ये गए हुए अंदर, और काफी टाइम से गेट खुला नहीं है। पता है मेरा दिमाग कहाँ चल रहा होगा? कह रहे वो दोनों नाने घुसे, और उनके बीच में एक गेट था।
अरे पहले ना भाई पार्टीशन गेट पे पे ऐसे ऐसे होता है भाई ये कैसा गेट? भाई साइकिल खोलने वाला। संकल यूं खुल रही है। अच्छा अच्छा तो वो क्या हुआ था, दोनों भाइयों के मतलब पार्टीशन, उसमें गेट इस हिसाब से बनाया हुआ था कि दोनों मतलब जो बंदे हैं ना अंदर, उधर एक ही बारी में सफाई कर ले, इधर से इधर तक बार बार ना आना पड़े, क्योंकि वो कच्चे लेप का बना हुआ था। और कच्चे लेप में पैर रखते हैं ना आप तो बहुत फिसलन हो जाती है। आपको पता होगा गीले पैर रखो तो कच्चे लेप पे फिसलन होती है, तो 2-3 बार गिरे थे लोग। तो उनके बीच में गेट था, वॉशरूम और उसके जो फ्रेश होने वाला था। दोनों भाई साथ में घुसे थे और क्या हुआ, काफी टाइम तक ना जो बाहर बैठे बंदे थे उन्होंने वेट करा उनका। जब उनके दरवाजे खोले गए तो दोनों भाई अंदर थे और दोनों भाई किस हालत में मिले थे, दोनों भाई वहां पे बेहोश पड़े थे। एक के दांत निकाल दिए थे और दूसरे ने नाखून निकाल दिए थे। अरे दोनों के, एक के मुंह से ब्लड बह रहा था और एक के नेल से बह रहा था। इनमें से कोई एक जना प्लास लेके गया था अंदर, मे भी शायद पोजेस हुए थे बहुत बुरी तरीके से। एक ने दूसरे पे नाखून निकाले और एक ने इसके दांत निकाले थे। दोनों भाई बेहोश पड़े मिले थे अंदर। साले प्लास क्यों लेके गए अंदर? भाई कुछ लोग ना बहुत ऐसा कमजोर- लग रहा है possess हो गया तगड़ी होगा तो। कब्जी तगड़ी थी। हग्गा प्लास से निकालना पड़ रहा है। भाई लेकिन प्लास बाथरूम कई बार ना आप कई बार नोटिस करोगे, कई बार ना बाथरूम के अंदर ना पुरानी बिजली की तार हुआ करती थी और उनका ना रात को शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो तार को बांधने के लिए प्लास कभी कभार वहीं रख देते थे। याद ये करना। हो सकता है कि वहां रखा हो, लेके ना गए हो। अगर वो चल पोजेस भी लेकिन है, कह तो रहे भी ना वो हाँ लेके पोजेस हो जा गए थे। सकता है हाँ अगर वो कि पोजेस भाई- हो गए तो ले भाई वो छोटी उम्र के थे, 16-17 साल के थे, और जो वो पहले रहने वाले थे वो बड़े लोग थे। तो जो छोटे लोग मतलब बच्चे टाइप आए थे ना, वो बहुत इजीली पोजेस हो हाँ जाते हैं इन भाई चीजों उन से। पे तो असर जल्दी हो जाता है, सही कह रहे भाई लेकिन ये तो अलग ही सीन है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।